पाठ संख्या आपकी 9, वीडियो संख्या 7। आज हम पढ़ने वाले हैं औद्योगिक क्रांति के प्रभाव, कैसे पूरे समाज को, विश्व को इसने प्रभावित किया। ये तो सबको पता है कि बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। एल्विन टाफलर एक लेखक हैं। एल्विन टाफलर क्या कहते हैं इस बारे में? उन्होंने इस क्रांति को मानव सभ्यता की दूसरी तरंग बताया है। दूसरी तरंग, पहली तरंग उन्होंने बताया था जब उत्तर पाषाण युग आपका था, तो उसमें मनुष्य ने शिकार को छोड़कर स्थायी रूप से बसना, कृषि करना, विशेष रूप से कृषि के ऊपर जो है कृषि करना जो शुरू किया था, वो पहली तरंग थी। और ये दूसरी तरंग थी जब मनुष्य ने औद्योगिक समाज में औद्योगिक क्रांति के कारण से नया एक अध्याय विश्व इतिहास में जोड़ा। इससे देखो कि आपको पता है कि कोई एक परिवर्तन तो आने वाला नहीं, कई परिवर्तन आए। आर्थिक भी थे, सामाजिक भी थे, सांस्कृतिक भी थे और आपके राजनीतिक भी थे। प्रोफेसर नोवेल्स क्या कहते हैं? नोवेल्स ने कहा कि क्रांति का जो परिणाम था, परिणाम क्या था कि नई जनता, नए वर्ग, नई नीतियां, नई समस्याएं और नए साम्राज्य, मतलब सब कुछ नया इसने कर दिया। ऐसी ये क्रांति थी। स्पष्ट रूप से अगर हम अध्ययन करना चाहते हैं तो हम कैटेगरी करके अलग अलग इसको अध्ययन करेंगे। तो पहली जो कैटेगरी आती है वो आती है आर्थिक प्रभाव की। आर्थिक प्रभाव क्या थे? आर्थिक प्रभाव को हम जो है समझने के लिए इसको भी बांटेंगे फिर पॉइंट्स में। कुटीर उद्योगों का ह्रास या पतन। कुटीर होता है छोटे छोटे उद्योगों को कैसे इसने प्रभावित किया, पतन ही हो गया कुल मिलाकर उनका। इससे पहले आपको पता है कि गाँव में, नगरों में जो शिल्पकार थे वो घर में बैठ के छोटा मोटा अपना काम जो है हस्तकारी का, दस्तकारी का करते थे। परंतु अब क्या हो गया, अब कारखानों में मशीनों से उत्पादन होने लग गया था। अब कम लागत पर उत्पादन होता था, तो धीरे धीरे इसी तरफ जो है कम लागत पर होता था। तो कुटीर उद्योग वाले जो लोग थे वो इस प्रतियोगिता में ठहर नहीं पाए और वो पिछड़ गए और ये धीरे धीरे बंद होते गए। और जो लोग कारीगर थे, जो लोग मालिक थे, वो अब मजदूर बन गए। कारखाना पद्धति की स्थापना। कारखाना पद्धति की स्थापना। इस संबंध में रिचर्ड जो है ना, ये मेरुदंड, मतलब जो हमारी रीढ़ की एक प्रकार से हड्डी थी कारखाना पद्धति औद्योगिक क्रांति की। रिचर्ड आर्कराइट हम पढ़ के आए थे कि इन्होंने सबसे सर्वप्रथम इस प्रणाली के जनक थे, कारखाना प्रणाली के। उन्होंने ही शक्ति चालित जो मशीनों का प्रयोग जो है किया था, जिसमें कारखानों में स्थापित किया गया था। बड़ी इमारतों का निर्माण करवाया जिसमें स्त्रियां, पुरुष, बच्चे काफ़ी संख्या में जो है काम करते थे। और कारखाना पद्धति में मजदूर एक साथ काम करते थे और कार्य का विभाजन भी जो है इसमें होता था। बांट के काम करते थे, एक पार्ट ये बना रहा है, एक चीज़ ये बना रही है, एक चीज़ ये बना रही है, फिर उसको, और सारा जो कारखाना आया है तो वो यांत्रिक शक्ति से चलता था और बड़े स्तर पर उत्पादन जो है उससे होता था। धीरे धीरे सभी कारखानों में ये पद्धति आ गई। सभी जगह इंग्लैंड में सभी उद्योगों में जो है ये पद्धति चालू हो गई और बाद में अन्य देशों ने भी इसको अपनाया। तो ये थी कारखाना पद्धति आई। जो तीसरा जो बिंदु है वो है उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई। कैसे? मशीनों से बड़े स्तर पर उत्पादन होता था, बड़ी संख्या में कोई भी चीज़ क्वांटिटी में बढ़ती थी। तो इस सारे से अप्रत्याशित वृद्धि जो है आर्थिक स्थिति में आई, उद्योगिक उत्पादन में आई। अगर हम एक आंकड़ा देखते हैं, आंकड़े की बात देखते हैं, तो अगर हम बात करें लोहा, कोयला और कपास, आंकड़ा है आपका 1760 से लेकर 1850 तक का। तो इसमें जो उत्पादन पहले 37
इसमें 10 नहीं, इसको हम और तरीके से देखेंगे। इसमें 37 गुना वृद्धि हुई, इसमें 10 गुना वृद्धि हुई और इसमें 40 गुना वृद्धि हुई। इतने साल में, लगभग 90 साल में इतने गुना वृद्धि जो है इसके उत्पादन में हो गई, सूती वस्त्र के उद्योग में, कोयला में और लोहे में। इसी प्रकार अमेरिका में क्रांति के परिणाम स्वरूप लोहे एवं इस्पात का विश्व में सबसे उत्पादन ज़्यादा होने लगा था अमेरिका में। ये भी हम पढ़ के आए हैं। अमेरिका में विश्व का जो है सबसे ज़्यादा इस्पात जो है निकाला जाता था, बनता था। तो कुल मिलाकर इस तरह से व्यापार और वाणिज्य का तेजी से जो है प्रसार हुआ और उस सारे से स्वाभाविक था कि राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होनी ही थी। औद्योगिक नगरों का विकास, औद्योगिक नगरों का विकास धीरे धीरे जो है इस सारे के परिणाम से सभी अन्य महाद्वीपों में भी, यूरोप में भी बड़े बड़े नगरों का जो है विकास होता है। क्रांति से पूर्व जो लंकाशायर आपका था इंग्लैंड में, लिवरपूल था, मैनचेस्टर था, नगण्य नगर थे, कोई बड़े नगर नहीं थे, छोटे नगर थे। 1760 की अगर एक आंकड़े की बात करते हैं हम, लिवरपूल की जो आबादी वो 40,000 थी, वो 1841 में बढ़कर 2,28,000 हो जाती है। बहुत बड़ी संख्या बढ़ जाती है। तो इन नगरों की जो जनसंख्या थी पूर्ति हेतु जो है ना बड़ी, जो जनसंख्या बढ़ी तो और कई नगरों का भी विकास हुआ इन जनसंख्या को ठहराने के लिए। सभी देशों में हुआ, जर्मनी में, फ्रांस में, जापान में। और अब जो अर्थव्यवस्था का आधार है वो गांव की बजाय वो शहर बन गए थे। साम्राज्यवाद का प्रसार, साम्राज्यवाद का प्रसार ये दुष्परिणाम भी था, इसके बारे में पढ़ेंगे। नुकसान था इसके कई, वो भी पढ़ेंगे। देखो, क्रांति बृहत औद्योगिक उत्पादन की खपत के लिए नए तथा विशाल बाजार की आवश्यकता थी। नया और विशाल बाजार चाहिए क्योंकि उत्पादन तो बढ़ गया था। उत्पादन जब बढ़ा तो उसमें दो चीज़ें थी, एक तो बेचना था उसको और दूसरा उत्पादन करने के लिए, लगातार करने के लिए कच्चा माल चाहिए था। दो चीज़ें चाहिए थी, दोनों के लिए ही सस्ता जो है कच्चा माल चाहिए और कारखानों के लिए मजदूर भी चाहिए, कच्चा माल भी चाहिए और बेचने के लिए फिर बाजार चाहिए। तो इसके परिणाम स्वरूप ही ये साम्राज्यवाद की जो दौड़ है ये शुरू होती है और सभी देश उपनिवेश बनाते हैं, अधिकार करते हैं, आपस में इनकी युद्ध भी होते हैं, लड़ाई भी होती है। और काफ़ी जो देश हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, इन्होंने अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कई देशों को ले लिया और इनकी लड़ाइयों के कारण से, इनकी आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण से ही सैन्यवाद और युद्धों का जन्म होता है, जिससे कि आने वाले समय में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध भी होते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार। इतना बड़ा दुष्परिणाम इसका रहा। छठा जो है आपका वो है बेकारी की समस्या। बेकारी की समस्या कैसे आई? जबकि औद्योगिक क्रांति बढ़ गई थी, इतना उत्पादन होने लगा तो काफ़ी लोग काम में आने थे। यंत्र चालित जब उद्योग चालू हुए तो एक मशीन जो है 50-50 आदमियों का काम कर देती थी, तो बहुत से लोगों को काम मिलना जो है इसमें बंद हो गया। समय समय पर जब व्यापारिक मंदी आती, आज भी आती है, आपको पता ही है, तो प्राइवेट कंपनियां छटनी करती है, छटनी करके उनको छुट्टी कर दी जाती है, मजदूरों को निकाल दिया जाता, काम नहीं मिलता। इससे बेकारी में वृद्धि हो जाती है, बेरोजगारी बढ़ती है। ग्रेग ने इस बारे में क्या लिखा है? उद्योगों के यंत्रीकरण के परिणाम स्वरूप जो काम करने वाले श्रमिक मशीनों के विरुद्ध एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जिसमें उनकी हार निश्चित थी। लड़ाई तो लड़ रहे थे लेकिन हार निश्चित थी, क्योंकि मशीनों का ही महत्व स्थापित करना था। आर्थिक अंतर्निर्भरता, पहले जो देश थे, जो समाज था, ग्रामीण समाज विशेष रूप से, वो आत्मनिर्भर था। किसी को किसी चीज़ के लिए दूसरे देश में जो है ना उसके ऊपर निर्भरता नहीं थी, स्वयं ही वो पूर्ति अपनी कर लेते थे। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी, जहाँ एक और साम्राज्यवाद जैसा दुष्परिणाम हुआ तो एक दूसरा जो है अच्छा परिणाम ये था कि एक दूसरे पर वो निर्भर हो गए। ये एक नया उदय हुआ। औद्योगिक जो राष्ट्र थे
कच्चे माल के लिए उपनिवेशों पर निर्भर थे, और उपनिवेश जो थे निर्मित माल के लिए औद्योगिक राष्ट्रों पर निर्भर थे। तो कुल मिलाकर जो ये सारी प्रक्रिया चली, इसने पूरे विश्व को जो है एक व्यापारिक मंडी बना दिया था। अगला जो बिंदु है वो इसमें भी लिख सकते हो, वैसे तो आर्थिक प्रभाव में, लेकिन पर्यावरण लिखा हुआ तो हम लिख ही देते हैं। पर्यावरण पर प्रभाव अलग भी बना सकते हो आप, एक अलग से बिंदु। अब दौड़ शुरू हो गई थी उद्योगों की, यही विकास का जो है प्रतीक बन गए थे, आधार बन गए थे राष्ट्र के विकास का। तो उद्योगों की चिमनियों से निकलता धुआं, परिवहन के साधनों से निकलता धुआं जहर उगलने लगा था। कारखानों से अपशिष्ट निकलते थे, जिससे जल और मृदा, मिट्टी जो थी वो दूषित हो रही थी, प्रदूषण फैलना शुरू हो गया था। जंगल कट रहे थे, पर्यावरण पूरी तरह से प्रभावित हो रहा था। कारखानों की जो दशाएं थी वो अच्छी नहीं थी, उसमें मजदूर जो है बहुत ही बुरी स्थिति में रहने को मजबूर थे, बीमार होने लगे थे, बीमारियां फैलने लगी थी, घातक बीमारियां हो रही थी। मनुष्य ने समझा था कि वो प्रकृति पर नियंत्रण कर लेगा, लेकिन इस बारे में एक बात कही गई है, एंजेलन्स ने कही है। क्या कथन है उनका कि हम प्रकृति पर मानवीय विजय के विषय में बहुत अधिक प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति जो है प्रत्येक विजय का भारी बदला लेती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, आप समझ लें। प्रकृति के साथ खिलवाड़ जो है बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप सोचते होंगे कि मेरे छोटे से काम से, मैंने छोटा सा पॉलीथीन जला दिया, ज़्यादा पॉलीथीन यूज़ कर लिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये आपकी सोच गलत है। फर्क हर चीज़ से पड़ता है, हर व्यक्ति के काम से पड़ता है। तो आप अगर अच्छा करेंगे, पर्यावरण को बचाएंगे, तो उससे भी पर्यावरण बचेगा। तो ये थे आर्थिक प्रभाव, कुटीर उद्योगों का ह्रास, कारखाना पद्धति की स्थापना, उत्पादन राष्ट्रीय आय में वृद्धि, औद्योगिक नगरों का विकास, साम्राज्यवाद का प्रसार, बेकारी की समस्या बढ़ी, आर्थिक अंतर्निर्भरता आई, और पर्यावरण पर प्रभाव नेगेटिव इसका पड़ा। ये आर्थिक प्रभाव थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में आपके सामाजिक प्रभाव।